संसद की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और उसके पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, उससे जुड़ी तस्वीरें भी मिल रही हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है, शुरुआत हो गई है और उसके पहले कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। पीएम की अपील की शांति भी हो, सवाल भी हो, लेकिन इस बीच गांधी प्रतिमा के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिससे आप और टीएमसी ने किनारा किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि सदन में चर्चा राष्ट्रहित में है, देश हित में है, इसलिए इस चर्चा को किया जाना चाहिए। हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। ये देखिए, दोनों सदन शुरू हो चुके हैं। स्पीकर की मौजूदगी में दोनों सदन की कार्रवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। ये तस्वीरें राज्यसभा और लोकसभा के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। न्यू सेक्रेटरी जनरल श्री पीसी मोदी, Sri Modi joined the Indian Revenue Service in 1982 and held various important positions in the Government of India, including Principal Chief Commissioner of Income Tax, Ahmedabad, Mumbai. Sri Modi also served as a member of Central Board of Taxes and went on to serve as the Chairman of the Central Board. During his tenure as Chairman of the Central Board, he encouraged and promoted extensive use of technology in Income Tax Department and constant upgrading of systems culminating into introduction of faceless assessment. I, Pratibha Singh, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully लोकसभा की discharge तस्वीरें the इस वक्त duties. आप सीधे देख रहे हैं, इसमें प्रतिभा सिंह बोल रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले दोनों सदनों का आगाज हो चुका है। शीतकालीन सत्र जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कई बिल दरअसल पेश होने हैं और इसको लेकर विपक्ष लामबंद है। प्रमुख तौर पर 3 कृषि कानून को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि एमएसपी का अलग से कानून लाया जाए, उससे कम में मानने को तैयार नहीं है विपक्ष। और सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, सवाल भी हो, शांति भी हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संसद का ये एक महत्वपूर्ण सत्र है और देश हित में मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, उन तमाम विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जिनसे देश की प्रगति हो। और माना यही जा रहा है कि दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों की सत्र की शुरुआत से पहले बैठक भी हुई। हालांकि इस बैठक से टीएमसी ने और आम आदमी पार्टी ने किनारा किया। एक तरफ सत्र की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन जारी है। स्थगन प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है कांग्रेस की ओर से। आज एक मीटिंग भी बुलाई गई थी सुबह 10 बजे, जिसमें टीएमसी शामिल नहीं हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले ये कहा कि सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। किसी भी सवाल से वो परहेज नहीं करेगी, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलने दें, हंगामा ना करें। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में
शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधा आपको ले चलते हैं। समिति के सदस्य रहे श्री कल्याण सिंह जी 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति, सभा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य थे। श्री फर्नांडिस जी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 2021 को मंगलूर में हुआ। गोदिल प्रसाद अनुरागी जी 7वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व श्री अनुरागी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी का निधन 89 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 2021 को बिलासपुर में हुआ। श्री श्याम सुंदर सोमानी 6वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री श्याम सुंदर सोमानी का निधन 86 वर्ष की आयु में 26 सितंबर 2021 को चित्तौड़ में हुआ। श्री राजनारायण बुदोलिया 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। राजनारायण बुदोलिया का निधन 60 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। श्री सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य भी थे। श्री देवव्रत सिंह का निधन 52 वर्ष की आयु में पीएम के संबोधन में बड़ी बातें, सदन में सवाल भी हो, शांति भी हो, संसद में सरकार के खिलाफ आवाज मुखर हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें आज कही। सांसदों का आचरण युवा पीढ़ी को प्रेरित करे, यानी कि इंस्पिरेशनल हो। इसके साथ ही संसद और स्पीकर की गरिमा बनी रहे। ये तमाम बातें इस ओर इंगित करती हैं कि पीएम चाहते हैं कि सदन में शांति बनी रहे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए हर बार एक ही तस्वीर सदन से सामने आती है। शुरू होता है सत्र, उसके बाद हंगामा हो जाता है और उसके बाद संसद पर ब्रेक लग जाता है। इस तरीके से कैसे पास होंगे? इतने बिल वहां पर पेंडिंग हैं, इतने बिल वहां पर इंट्रोड्यूस होने हैं, कैसे होगा?
देखिए बिल्कुल बड़ी बात है नेहा, क्योंकि सरकार की ये कोशिश तो रहती है कि सदन सुचारू रूप से चले और हर बिल के ऊपर जो है वो चर्चा हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो सुचारू रूप से चले और इसीलिए अनेक मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा करता। पिछली मानसून सत्र के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने पेगासस से लेकर कृषि कानूनों को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर जो है सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया था और लगातार हंगामा हुआ था और पूरा सदन जो सत्र है संसद का वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लेकिन सरकार ने कुछ बिल जो है बिना चर्चा किए जो है दोनों सदनों से पास कराए थे, जिसको लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था ये वो महत्वपूर्ण बिल है जिन पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार को विपक्ष के साथ पहले बातचीत करनी चाहिए थी कि इन महत्वपूर्ण बिलों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों जो है चर्चा करें और उसके बाद ही जो है इन बिलों को पास किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। सरकार की तरफ से इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली और उन्होंने ये कहा कि सदन की कार्रवाई भी हो, सदन के अंदर सवाल भी पूछे जाएं और शांति भी बने, और सरकार हर मुद्दे पे जो है चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखिए कि आज राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, लौटेंगे आपके पास क्योंकि लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है। जिस बात के आसार लग रहे थे, संकेत मिल रहे थे और जैसा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से भी साफ हो रहा था कि इस बात का अंदेशा है कहीं ना कहीं कि हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं दोनों सदन। ज्वलंत मुद्दों पर अगो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Till his sad demise. He also served as the chairman of the department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development from August 2009 to June 2013. In the passing of Sri Oscar. खबर लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामा वहां पर शुरू हो गया था और लगातार स्पीकर के आग्रह करने के बावजूद हंगामा जारी रहा और लोकसभा की कार्रवाई अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरी तरफ राज्यसभा में कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन लोकसभा कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जा चुकी है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हो चुकी है 12 बजे तक। तो जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि दोनों सदनों में हंगामा होगा, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पहले से ही तैयारी में थी और विपक्षी दलों की बैठक भी सुबह 10 बजे सत्र की शुरुआत से पहले हुई थी, जिसमें रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा। हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जा चुकी है क्योंकि जैसा अंदेशा था कि हंगामा होगा, हंगामा शुरू हो चुका है। देखिए बिल्कुल हंगामा शुरू हो गया है और विपक्ष ये चाहता है कि तीनों कृषि कानून जो है उसके ऊपर जब वो रिपील किए जा रहे हैं तो उस पर चर्चा हो कि सरकार क्यों रिपील करना चाहती है। और आप आज राज्यसभा की जो बीएससी की मीटिंग हुई है उसके अंदर सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर रिपील कर रही है सरकार तो इस पर चर्चा किस बात की, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि जो है चर्चा होनी चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब जो है विपक्ष चाहता है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। सरकार इसके लिए कतई जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि अगर एमएसपी पे कानून बनाया जाता है तो आप देखिए कि 2021 और 22 का जो बजट है वो लगभग 34,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, 34 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। और ऐसे में अगर एमएसपी लागू की जाती है और उसको लेकर कानून बनाया जाता है तो लगभग 15,000 करोड़ का जो बोझ है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि 23 ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी सरकार की तरफ से जारी की जाती है। एमएसपी जारी की जाती है लेकिन बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार खरीदती है। बाकी चीजें जो है उनके लिए एमएसपी जारी की जाती है, जिसमें प्राइवेट उद्योग से जुड़े लोग जो है फसलों को खरीदते हैं एमएसपी की दर पर। लेकिन विपक्ष और किसान संगठन इस बात को लेकर अड़ गए कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको लेकर तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक आश्वासन पिछले संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों में दिया गया था कि एमएसपी जो है वो जारी पहले भी थी,
आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन एमएसपी को लेकर कानून बनाने की जो नई मांग विपक्ष और किसान संगठनों की तरफ से आई है, सरकार उसके लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं है। बाकी जो है सरकार चर्चाओं के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हो। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है कि किसी तरीके से जो है सरकार को सदन के अंदर जो है काम जो है करने दिया जाए, जिसमें कुछ बिल जो है सरकार पास करा के ले जाए। ऐसा सरकार के विपक्ष की रणनीति तो है, लेकिन अब देखना यह है बने हमारे साथ हिमांशु, क्योंकि आज दोनों सदनों की शुरुआत तो हुई, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कोरोना के नए वेरिएंट की बढ़ती दहशत के बीच सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस उन लोगों पर 1 दिसंबर से लागू होंगी जो विदेश से भारत आएंगे। इसके तहत संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच होगी। केंद्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील समेत 12 देशों की लिस्ट बनाई है जहां नए वेरिएंट का खतरा सबसे ज्यादा है। पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी जो अटेंडेंस है नहीं भूले होंगे आप अस्पतालों में लोगों की ऐसी बदहवासी, बगैर ऑक्सीजन के दम तोड़ते लोग, शमशानों में शवों को फूंकने के लिए लगी कतारें, अस्पतालों की भीड़। अगर नहीं भूले हैं तो भूलिएगा भी मत। बंद कर दीजिए बाजारों में बेतकल्लुफी से टहलना, तपाक से गले मिलना या हाथ मिलाना और मास्क को ठुड्डी से लगाना, क्योंकि अब ज्यादा सावधान, ज्यादा सतर्क, ज्यादा सुरक्षित रहने का समय आ गया है। क्योंकि आ रहा है ज्यादा घातक और कोरोना के डेल्टा वर्जन से ज्यादा ताकतवर और डेल्टा वर्जन से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसीलिए पीएम मोदी ने कोरोना के इस नए वायरस को लेकर राज्यों के साथ बैठक की। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक इमरजेंसी बैठक बिठाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस नए वेरिएंट के लिए तैयारी अभी से करनी जरूरी है। जिन एरिया में केसेस बढ़ रहे हैं वहां सख्ती बढ़ानी चाहिए और कंटेनमेंट जोन जैसे तैयारी अभी से करनी चाहिए और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी ने आज मन की बात में भी चिंता जताई। और हाँ, ये कभी मत भूलना, कोरोना अभी गया नहीं है। सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। डेल्टा से भी 30 गुना ज्यादा खतरनाक और 50 म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन ने दुनिया के कोरोना से जंग जीत लेने के भरोसे को डगमगा दिया है। दुनिया में महज 4 दिन में 91 केस आने के बाद भारत के लिए चिंता की बात लाजमी है। देश के तमाम एयरपोर्ट्स में निगरानी बढ़ा दी गई है। संक्रमण वाले देश से आने वाले यात्रियों का टेस्ट हर हाल में होना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव निकले तो उनको क्वारंटीन में भेजा जाएगा। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अलर्ट मोड में जा चुकी है और हर राज्य को यही सूचना दी गई है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, मतलब चिंताजनक की श्रेणी में रखा है। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से सिर्फ 4 वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट,
मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला बीटा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिला गामा वेरिएंट और अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में रिपोर्ट हुआ डेल्टा वेरिएंट। और अब दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है, जिससे बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत में अभी इस वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन इसने भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे, वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चले जाना। तो सतर्क रहिए, क्योंकि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। आज तक ब्यूरो। तो आगाज बता रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र का अंजाम क्या होने वाला है। सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई, नए सांसदों की शपथ हुई, दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद वही हुआ जिसका पहले से अंदेशा था। लोकसभा में पहले दिन का पहला हिस्सा सिर्फ 12 मिनट रहा। सिर्फ 12 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा का भी वही हाल है, यानी ट्रेलर दिखा दिया गया है। आगे क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की भी कार्रवाई 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा था कि सवाल भी हो, शांति भी हो, राष्ट्रहित में चर्चा होनी चाहिए। जो सवाल हमसे पूछने हैं, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। विपक्षी दलों ने सत्र की शुरुआत से पहले सुबह 10 बजे बैठक भी की और इस बैठक से टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने किनारा किया। पीएम मोदी ने क्या बड़ी बातें कही संसद के शीत सत्र पर, वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। संसद और स्पीकर की गरिमा बनी रहे, सवाल जो भी हो लेकिन शांति भी बनी रहे, सदन का कामकाज चलता रहे। दरअसल मल्लिका, इतिहास रहा है, मानसून सत्र में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। तब भी हंगामे की भेंट सदन चढ़ते रहे थे। दरअसल इससे एक संदेश पूरे देश भर में जाता है, जो सदन के दोनों सदनों में इस बात पर नजर रहती है देश भर की कि कैसे वहां पर जो बिल पेश किए जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है, वहां पर सुचारू रूप से सदन चल सके। ये तमाम चीजें एक बड़ा संदेश लेकर पूरे देश भर के लिए आती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी बातें कही। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। नेहा, जैसे कि आसार बने हुए थे कि दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। लोकसभा में पहले दिन का पहला हिस्सा सिर्फ 12 मिनट ही रहा। सिर्फ 12 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रखा गया। जैसे कि सब कुछ तय था, प्रधानमंत्री का यूं कैमरे तक आना, सांसदों को संसदीय मर्यादा का ध्यान दिलाना, संसदीय दायित्व की याद दिलाना और फिर कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा और शोर शराबा शुरू हो जाना। आज 12
बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह ही शीतकालीन सत्र का पूर्वार्ध भी जोर आजमाइश के साथ आगे बढ़ा। सदन में स्पीकर आए, सभापति आए और हंगामे की नई सीरीज आगे बढ़ गई। इसी हंगामे में अब छिपी है राजनीति की वो धारा जिसमें तमाम राजनीतिक दल डूबते उतरते आगे बढ़ रहे हैं और इस धारा को धार दे रहे हैं 3 कृषि कानून, जिन्हें वापसी की मजबूरी का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। किसान बिल पर सबसे बड़ी मोर्चाबंदी तो पहले से ही तय थी। विपक्ष ने तरकश के तीर पहले से ही संभाल रखे थे। सड़क से संसद तक को चेतावनी भरा संदेश भी लगातार जारी हो रहा है। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। विपक्ष ने सरकार को घेरने के तमाम मोर्चे पहले से तय कर लिए हैं। कृषि कानून तो बस एक कड़ी है। शीतकालीन सत्र में तनाव और तनातनी वाले मुद्दों की झड़ी लगने वाली है। बेरोजगारी, महंगाई, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी कांड, कश्मीर के हालात, चीन की दखल अंदाजी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस सत्र में संग्राम को लगाम लगाते आप शायद न देख पाएं। हंगामेदार शीत सत्र का ट्रेलर तो सर्वदलीय बैठक में ही दिख गया था। सरकार और विपक्ष के बीच विश्वसनीयता का संकट तभी से दिखने लगा था। आगे तो बस देखते रहने की दरकार है। तो हम पहले ही तय किए थे कि किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो नेचुरली विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करती है। इस सत्र में मोदी सरकार की पहली चुनौती किसान बिल की फांस से मुक्ति पाने की होगी। लिस्ट ऑफ बिजनेस में तीनों कृषि कानूनों की वापसी को पहले ही जगह मिल गई है, लेकिन असली घमासान तो बहस शुरू होने पर सामने दिखेगा। सरकार की निपुणता का इम्तिहान तभी होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। शीत सत्र के दौरान सरकार के कुल 26 विधेयक सदन में पेश करने हैं। इसमें सबसे ज्यादा हंगामा कृषि कानून वापसी को लेकर होगा। पीएम के ऐलान के बावजूद किसान धरने पर डटे हैं। शोर शराबा और हंगामा तो तय है, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि हंगामे के बावजूद बिल पास करवा लिया जाए। श्री सुब्रत पाठक के जो हमारे मंत्री हैं, उनके भाग्य में ये महाराष्ट्र का ये काम। शोर शराबा, हंगामा और विरोध संसदीय प्रक्रिया का वो जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसे आज भी असंसदीय कहा जाता है। लेकिन इसके बिना कोई भी सत्र पूरा नहीं होता। लेकिन इन तमाम व्यवधानों के बावजूद संसद को अपना कामकाज भी पूरा करना होता है, जो है कानून बनाना और इसमें संशोधन करना। इस बार के शीतकालीन सत्र में भी हंगामे के आसार के बीच संसद की कार्यवाही की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सत्र में कुल 26 विधेयक पेश करने की तैयारी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक,
जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहेगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक, दिवालियापन संशोधन विधेयक और मानव तस्करी निवारण विधेयक जैसे विधेयक भी पेश किए जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बावजूद आंदोलनकारी अभी भी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। उनकी नजर कानून वापसी के दौरान होने वाली बहस पर टिकी है। इसी से वो समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के दिल में क्या है और इसी के आधार पर वो आगे की रणनीति तय करेंगे। बहरहाल हंगामों के बीच शीतकालीन सत्र का वक्त 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक तय है। सत्र में कुल 20 बैठकें संभावित हैं। जाहिर है सरकार विपक्ष के हमलों के बीच ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भी जारी रहेगा। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा इन्हीं संसदीय कार्यवाही में निहित है, लेकिन हंगामे वाली सियासत दिनों दिन संसदीय प्रक्रिया पर लगातार हावी हो रही है। संसदीय कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.5 लाख का खर्च आता है। अगर हिसाब लगाएं तो संसद के एक सत्र पर जनता की कमाई के करोड़ों स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन ये आंकड़े कभी राजनीतिक बिरादरी के लिए आईना नहीं बनते। क्या ये शीत सत्र अपवाद होगा? देश इसे एक बार फिर देख रहा है। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए अब संसद तो हंगामे के भेंट चढ़ चुका है और जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले विपक्ष ये चाहता है कि कृषि कानून पर चर्चा की जाए, उसके बाद दूसरे बिल सामने आएंगे। इस बीच किसान लगातार यही कह रहे हैं। अब देखिए राकेश टिकैत से आपने बात की, उन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर भी चर्चा चाहते हैं, अब सिर्फ कृषि कानून वापसी से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, और दोनों तरफ जो विपक्ष का एक तरीके से जो बातें कह रही है उसी तरीके की बात किसान जो संगठन है वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ कृषि कानूनों से बात नहीं बनने वाली है और जब तक बाकी जो तमाम अलग अलग मसले हैं उन पर भी सरकार उसी संजीदगी के साथ नहीं आती है, तब तक वो जो ये आंदोलन है उसको खत्म नहीं करेंगे, घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये स्थिति जो है अभी वही बनती चली जा रही है। टकराव की स्थिति है संसद में भी, संसद के बाहर भी। किसान आंदोलन की जगह पर जहां पर हम खड़े हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, हर जगह स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि आज जो ट्रैक्टर मार्च था प्रस्तावित उसको टाला गया है, लेकिन सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया गया है कि बाकी जो भी मांग है उन पर स्थिति स्पष्ट करे, और अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो वो आगे अपनी रणनीति लौटेंगे आपके पास। कुमार कुणाल, हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या देखते ही देखते 10 करोड़ के पार हो गई है। अब ऐसे में संसद में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी मुद्दा उठ सकता है। क्रिप्टो करेंसी ये मुद्रा का अमूर्त रूप है। अमूर्त वो जिसे आप न छू सकते हैं न जेब में रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पूरी दुनिया में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। डॉलर, यूरो, येन, रुपया जैसी मुद्राएं मशहूर हैं और लोग बाग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी दुनिया में चलने वाली लेन देन की मुद्राओं से अलग होती है। दुनिया की हर करेंसी को छापा जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की छपाई नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने में भारत पहले नंबर पर है। क्रिप्टो करेंसी शेयर बाजार से भी जटिल एक अलग अर्थव्यवस्था है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इसको कोई संस्था रेगुलेट नहीं करती है, ना ही क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी तरह के नियम बनाए गए हैं। यही कारण है कि निवेशकों का पैसा दांव पर लगा रहता है।
जो बिल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसके अराउंड। सो ये बिल से आप रेगुलेट करके क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करके आप पूरा सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने जा रही है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने और क्रिप्टो कारोबार के लिए नियम बनाने का बिल पेश करने वाली है। संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश होगा। जानकारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगने के आसार हैं। हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। सरकार क्रिप्टो मार्केट के लिए नियम कायदे बनाने जा रही है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी डिजिटल करेंसी कैसे आएगी, इस पर नियम तय होंगे। जैसे ही ये खबर फैली कि क्रिप्टो करेंसी पर मोदी सरकार विधेयक पेश करने वाली है, क्रिप्टो बाजार औंधे मुंह गिरा। निवेशकों को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सच में सरकार के इस कदम से निवेशकों का नुकसान है? इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट से निकल के आप एक एटलीस्ट यू नो कि दिस इज द स्टैंड ऑफ इंडिया कि हमारा क्रिप्टो करेंसी पे ये स्टैंड है एंड यू नो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, रादर देन बीइंग इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। चर्चा ये भी गर्म है कि मोदी सरकार सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, लेकिन ऐसे आसार कम ही हैं। उसके पीछे कई वजह हैं। भारत में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़े 230 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। नेस्कॉम के मुताबिक 2030 तक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां होंगी। नेस्कॉम का यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ रुपए का बाजार होगी। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का FDI आ सकता है। अगर इंडस्ट्री पर नियम बनेंगे तो इससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी मिल सकता है। ऐसे में सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। तो ये बहुत सेफ है, आप इसको रेगुलेट करिए, इसको लोगों को अवेयर करिए। शिबा इनू और डॉट से थोड़ा सा लोगों को अवेयर करिए कि ऐसे शिट कॉइन्स में नहीं जाके, रादर देन देखें कि अच्छे कॉइन्स हैं मार्केट में, अच्छे यूज केसेस हैं। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी का चलन इस समय दुनिया में बहुत चर्चित है और निवेश की रकम पर 8000% तक के मुनाफे के लालच में रोज इस क्षेत्र में निवेशक बढ़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में इस वक्त 403 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो 2010 में सिर्फ 3 थे। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या 30 करोड़ है। हर रोज क्रिप्टो करेंसी में 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एकदम अलग, एकदम अबूझ है। इसे समझना आसान नहीं है। क्रिप्टो को हिंदी में समझेंगे तो कहेंगे कूट या गुप्त। यानी क्रिप्टो कारोबार भले ही दुनिया भर में होता हो, लेकिन एक तरह से ये अंडरग्राउंड है। जैसे कि हम पहले देखते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कंपनी फॉर्म होती थी वो एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती थी। जैसे कि अगर आप गूगल को लें, एक फेसबुक को लें, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती है जिसका जो भी एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, सारा डेटा, जो लोग भी वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो सारा डेटा फेसबुक अगर यूज कर रहे हैं तो फेसबुक के पास जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, जहां पे कंट्रोल जो है किसी एक सेंट्रलाइज कंपनी के पास ना होके बहुत ही सारे ब्लॉकचेन जो माइनर्स होते हैं उनके पास होता है। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से ज्यादा बार क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा कर चुके हैं। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth.
क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का रुख देखकर लगता है कि नियम कायदों के साथ इस पेचीदा कारोबार को हरी झंडी देने का मन बना चुकी है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, ये संसद में पेश होने वाला मसौदा बताएगा।